आज जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है। वैसे तो अगर टॉपिक का नाम देखें तो रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग नाम है जेआईबी का। लेकिन इसमें उस पूरे यूनिट में एक ऐसा टॉपिक बीच में आ गया है जिसको हम एसडीआर, एडीआर, जीडीआर बोलते हैं। तो वो टॉपिक सीआईबी में भी है और सीआईबी में थोड़ा डेप्थ में है। तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिससे आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर से सीआईबी वालों के लिए। जेआईबी वालों का तो टॉपिक है ही, सीआईबी वालों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को सुनेंगे। जब आपकी बुक का नंबर आएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत अलर्ट रहना है। ठीक है, टॉपिक का नाम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे मैं बात कर रहा था कि आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जेआईबी के लिए पर है रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग। ये तो तीन है टाइप की बैंकिंग। लेकिन यहाँ पर एडीआर, जीडीआर एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये तीन चीजें हमारी जो कवर होंगी, कॉन्सेप्ट वाइज कवर होंगी। और इसको कवर करने के लिए हम लोग दोनों क्लास का जॉइंट सेशन हमने रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। अगर आप ये समझ जाएंगे तो उसकी थ्योरी तो फिर बहुत नेचुरल है, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कोई भी कंट्री होती है तो उस कंट्री में एक सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम कैपिटल मार्केट रेगुलेटर बोलते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन मान लिया यूएस में है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएसए में, और यहाँ पे इंडिया। तो जो टॉपिक आज हम समझ रहे हैं उसके लिए हमें ये चीज़ समझनी जरूरी है जो सामने बना रहा हूँ। अब क्या चीज़ है देखिए जरा। अगर इंडिया के किसी सिटीजन को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट में कैसे जाता है, कैसे जाएगा? ये लोग अपने सेबी के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंजेज हैं, उन स्टॉक एक्सचेंजेज में कुछ शेयर्स लिस्टेड हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे टाटा का शेयर लिस्टेड है। ये लोग इस टाटा के शेयर को बाई करने के लिए मनी देंगे। ठीक है, और इनके पास क्या आएगा? इनके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे या इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर कैसे होंगे? जो उनका डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मनी दिया उसने और जो डीमेट अकाउंट था उस डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स आ गए। चाहे वो इसका अकाउंट हो, चाहे इसका अकाउंट हो, इसका अकाउंट हो, इसका अकाउंट हो। ठीक है, और उसकी वो ट्रेडिंग कर सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इन्वेस्टर है डोमेस्टिक है, कंपनी वो भी डोमेस्टिक है, एक्सचेंज वो भी डोमेस्टिक है, और कंट्रोलर भी डोमेस्टिक है। यानी ये सारी कहानी जो हो रही है, ये सारी कहानी हो रही है एक ही देश के अंदर। जो मैंने वर्टिकल येलो लाइन बनाई है वो किसी कंट्री के बॉर्डर को शो कर रहा है। ठीक है, चलो अब एक कंडीशन देखते हैं। सपोज कीजिए टाटा को 2000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी और उसने आईपीओ निकाला। इस आईपीओ में उसको केवल 1800 मिले मान लिया। तो इससे टाटा समझ गया कि अगर मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना चाहूंगा तो मुझे इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पास है प्लान, जो प्लान है वो हो गया 15,000 करोड़ का। तो वो क्या करेगा? ये टाटा, सुन लिएगा ध्यान से, ये टाटा क्या करेगा? क्योंकि जैसे ही हम ये समझेंगे, ये सारा प्रोसेस जो राइट हैंड में बना है वो तो आईपीओ का प्रोसेस हो गया, आईपीओ प्रोसेस। लेकिन टाटा को जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है
उस रिक्वायरमेंट के लिए ये टाटा कहाँ जाएगा? अमेरिका जाएगा। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से क्या ले लेगा? परमिशन लेगा, ठीक है। और वहां के किसी बैंक, जिसको टेक्निकली हम लोग कस्टोडियन बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं? कस्टोडियन। जो बैंक है उसको कस्टोडियन बनाते हुए अपनी सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी से मतलब जो वो एक पेपर इशू करेगा अगेंस्ट मनी, वो बैंक को एक कस्टोडियन बनाएगा और इस कस्टोडियन के थ्रू वो यहाँ का जो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेज हैं? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर लिस्टिंग कराएगा। लिस्टिंग कराएगा किस पर्पज के लिए? ट्रेड के लिए। और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं यहाँ पर, वो इसमें, इस सिक्योरिटी में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, यानी इनको डॉलर देंगे। और कस्टोडियन क्या करेगा? ये कस्टोडियन इनको क्या दे देगा? सिक्योरिटी दे देगा। क्या दे देगा? सिक्योरिटी दे देगा। ये जो सिक्योरिटी देता है इसी को हम लोग बोलते हैं डीआर, डिपॉजिटरी रिसीट बोल। ठीक है, एक बार रैप अप करते हैं, बहुत बढ़िया तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आगे की थ्योरी बहुत आसान होने वाली है। और ये जेआईबी और सीआईबी दोनों में। क्या बताया हमने? अगर हम राइट हैंड साइड का फिनोमिना पूरा देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा फिनोमिना है एक सिंपल शेयर का। और ऐसा हर कंट्री में, अपनी अपनी कंट्री में होता है। उसमें आपका इन्वेस्टर, आपका कंपनी, आपका स्टॉक एक्सचेंज और आपका रेगुलेटर एक ही कंट्री के होते हैं। लेकिन जब टाटा को मनी लेने बाहर जाना पड़ा किसी और कंट्री में, तो वहां के रेगुलेटर से उसने क्या ले ली? परमिशन ली कि मैं अपनी सिक्योरिटी आपके लोगों को दे रहा हूं और आपके लोगों से पैसा लेके जाऊंगा मैं। लेकिन ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये कहता है कि हम किसको पकड़ेंगे? तो वो ये कहता है कि मैंने इस बैंक से टाई अप किया हुआ है, उस बैंक को नाम दे दिया कस्टोडियन। और एक कस्टोडियन पब्लिक से पैसा लेकर उनको सिक्योरिटी इशू करता है। और ये जो मनी होती है, इस मनी को, इस पूरे पैसे को वो कहाँ भेज देता है? टाटा के पास। बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? इतने बीच में कोई क्वेरी? आप बिल्कुल लेमैन क्वेरी पूछिए, वेलकम है आपका। सर ये जो बैंक वाला कस्टोडियन है ना, इंडिया में भी अगर एक्सचेंज में वो लोग करते हैं तो बैंक के थ्रू ही पैसा आता है क्या कंपनी को? अगर हम राइट हैंड साइड यानी इंडिया का पार्ट देखें तो ये जो मनी है, ये पूरा मनी इनिशियली पूरा मनी चला जाता है टाटा के पास। और टाटा जो है शेयर ट्रांसफर कर देता है इन लोगों के डीमेट अकाउंट में। और जैसे ही डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, तो टाटा तो यहाँ से निकल जाता है बाहर। और जो ये शेयर इक्विटी हैं उसको कोई न्यू कस्टमर आ गया, वो परचेज करता है और पुराने कस्टमर्स को सेल करते हैं। ये एक्सचेंज पुराने और नए कस्टमर में, इन्वेस्टर में चलता रहता है। टाटा तो पैसे लेके चला गया और उसने अपनी कंपनी में पैसे लगा दिए और अपने रिकॉर्ड में लिख दिया कि अगेंस्ट दिस 1800 करोड़ उतना परसेंटेज जिसके पास भी शेयर हैं उतना परसेंटेज उसका हो जाएगा।
लोगों की और कुछ इनकम बढ़ने के बावजूद किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए। सर यूएसए वाला थोड़ा और समझा दीजिए ना। हाँ, वो बताता हूँ मैं। राइट हैंड साइड का पोर्शन में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर, राइट हैंड में नहीं सर, राइट हैंड वाला क्लियर है। क्लियर है। सर अब यूएसए वाला मैंने थोड़ा एक यहाँ पे सिचुएशन बनाया था कि अगर हमारा जो टाटा है उसको फंडिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, तो जब उसको फंडिंग रिक्वायरमेंट और हुई और उसने अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर का देख लिया कि वो मुझसे पैसा नहीं लगा रहा, तो वो क्या करेगा? टाटा किसी दूसरी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा परमिशन लेकर के और अपने नाम से वहां की पब्लिक से पैसा लेगा, और जो पब्लिक को पैसा देगी वो थ्रू बैंक देगी, क्योंकि वो टाटा को भी जानते हैं नो डाउट, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, और उनको ये भी पता है कि ट्रेडिंग उसकी कहाँ होगी, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में या अमेरिका के किसी स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ट्रेडिंग होगी। इसके आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, शायद उससे कुछ क्लू निकल पाए आप लोगों को। बात हम ये करते हैं कि ये जो टाटा है, ये टाटा जब इधर आया तो टाटा को विदेश से पैसा लाने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, ठीक है। अब ये तो फायदा होगा टाटा का। अब मुझे आपको बताना है कि इसका फायदा क्या हुआ, जो इन्वेस्टर था यूएसए का, इसका फायदा क्या हुआ बताइए। सर एक्चुअली बोलिए। बैंक का रोल क्या है सर यहाँ पर? बैंक का बैंक रोल का रोल है, जब वो सिक्योरिटी प्रिंटेड होगा ना, तो सिक्योरिटी प्रिंटेड होगा, वो सिक्योरिटी की वैल्यू को एसरटेन कौन करेगा, इसलिए वहां पर एक बैंक या एक कस्टोडियन या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है जिस पर वहां के लोग बिलीव करते हैं। जैसे एफडीआर होता है ना, अगर आप बैंक का एफडीआर लेके बैंक को दिखाओगे तो लोग कहेंगे हाँ इसके पास एफडी है 50,000 की, 5 लाख की, जो भी कुछ। सर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये फिर वो रजिस्टर करेगा क्या ये टाटा? टाटा नहीं करेगा, ये जो कस्टोडियन है, ये कस्टोडियन वहां पर उस सिक्योरिटी को लिस्ट कराएगा। तो टाटा का रोल टाटा तो केवल उनसे परमिशन लेगा। हाँ, उनका सेबी से परमिशन लेगा वो। हाँ, उनका सेबी टाइप का एक बॉडी है जो एसईसी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनसे परमिशन लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि टाटा को तो फायदा हो गया कि फॉरेन से पैसा लाने का, और वो अपना नया वाला प्रोजेक्ट चला लेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको क्या फायदा हुआ? उसको फायदा हो गया कि टाटा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको इंडिया नहीं जाना पड़ा, टाटा खुद चल के उसकी कंट्री में आके अपना स्टेक होल्डिंग दे दिया उसने। ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये बिल्कुल शेयर के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन इसको क्यों डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरी कंट्री की कंपनी की रिसीट है। सर बैंक क्यों भरोसा कर रहा है टाटा पे? बैंक बैंक इस प्रोसेस में कमीशन खाता है, सर्विस चार्जेस लेता है। तो ट्रांजैक्शन का जो होता है वो इसी का कमीशन लेते हैं। हाँ, कमीशन लेता है, और दूसरा इस सर्विसेज के पैसे लेगा। अच्छा, अब बैंक क्यों भरोसा कर रहा है? बैंक भी टाटा के नाम पे भरोसा कर रहा है, सब कंपनी पे नहीं करेगा। बैंक अपना एनालिसिस करेगा ना, ये जो कंपनी आ रही है इंडिया से कैसी कंपनी है, टीसीएस, टाटा, ये अडानी, बिरला। अब ये थोड़ी कि कोई लोकल स्तर पे कंपनी उसे वो चले जाए यूएसए में कि मैं यूएसए वालों से जो है $15,000 लेके चले आता हूँ। तो बैंक भी एनालिसिस करता है कि क्या हमें इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर रहा हूँ
एक्सटेंड में ये कर रहा हूँ कि मैंने तो यहाँ टाटा की बात करी, एक रिवर्स प्रोसेस पे जाता हूँ मैं। रिवर्स प्रोसेस में जाता हूँ फेसबुक, हालांकि अमेरिका की है नहीं, चलो अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की कंपनी है कौन सी? एप्पल। ये इंडिया आई, सेबी से इसने परमिशन ली, ठीक है। यहाँ के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ के बैंक आईसीआईसीआई को साथ में लिया और यहाँ के लोगों का पैसा लिया और इस आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर डीआर जारी कर दिया और ये जो पैसा है किसको भेज दिया? इस पैसे को आईसीआईसीआई ने कहाँ दे दिया? एप्पल ने। 10,000 करोड़ रुपए लेट्स से। इस कंडीशन में ये जो सिक्योरिटी है इसका नाम डीआर हो गया। क्यों डीआर हुआ? क्योंकि कंपनी कहाँ से आई? बाहर से आई और लोकल लोगों में इन्वेस्टमेंट हुआ, लोकल लोगों ने पैसा लगाया। तो दोनों एग्जांपल दे दिए। ये केस नंबर 2 है जिसमें बाहर की कंपनी इंडिया आ रही है, वो केस नंबर 1 था जिसमें इंडिया की कंपनी बाहर जा रही है। दोनों ही केस में डिपॉजिटरी रिसीट इशू होंगी, केवल एक फर्क हो जाएगा, जो अमेरिका में इशू हो रही है उस डिपॉजिटरी रिसीट का नाम क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं जरा। एडीआर। सर ये क्या बैंक नाम इशू हो करेगा जाएगा? इन्वेस्टर्स है? को? ये सर बैंक के नाम में चलेगा? बैंक स्क्रिप्ट इशू करेगा लेकिन उसमें इसका टाटा का जिक्र करेगा कि ये जो डीआर है, एडीआर, ये टाटा कंपनी की है। क्यों? क्योंकि जब ये एडीआर या डीआर जब जब ट्रेड होगी तो एक सिटीजन से दूसरे में ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए? लोगों का विश्वास चाहिए ना। कोई कोई सिक्योरिटी क्यों खरीदेगा दूसरा बंदा? जब वो कहेगा कि ये कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है टाटा, अब ये टाटा जो नई नई गाड़ियां लेके आ रही है तो और ऐसी सर गाड़ियां बहुत बिक रही हैं। सर मतलब ये किस किस तरह की सिक्योरिटी देगा उसका इन्वेस्टर को, कि मतलब ये किस कौन? तरह की? बैंक? हाँ, बैंक जो एडीआर में जो सिक्योरिटी दे रहा है उसको, मतलब एक तरह हाँ से हाँ। एश्योरेंस दे रहा है, वो किस टाइप का इंश्योरेंस दे रहा है कि अगर आपका पैसा डूबेगा, ये कंपनी फ्रॉड होगी नहीं, या कंपनी डूबने का नहीं, पैसा डूबने का नहीं दे रहा हो। वो वही इस किस बात की चीज का गारंटी दे insurance? रहा है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी है, उसका जो भी प्राइस चल रहा है उसको दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा अच्छा। सपोज कीजिए टाटा खत्म हो जाए एकदम, तो सिक्योरिटी कितने की बिकेगी? जीरो की। जीरो हो जाएगी, शेयर की तरह बिल्कुल। और टाटा 5-6 देशों में और प्लांट खोल ले और टाटा की कैपिटल 3 गुना हो जाए बड़ी तो एडीआर की कीमत कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। एक तरह से ये शेयर ट्रेडिंग ही है, लेकिन अपनी कंट्री में बैठे बैठे दूसरे देश की कंपनी के शेयर लेना, ऐसे समझ लो आप। बैंक है वो सर एक ब्रोकर की तरह ही काम करेगा। बिल्कुल इंडियन बिल्कुल, बैंक जो है सर्विस इंटरमीडिएरी। प्रोवाइड कर रहा है। बैंक यस, को पैसे से कोई मतलब नहीं है। लायबिलिटी नहीं रहेगी। सर बैंक यहाँ की पर जो केवल बैंक सर्विस फैसिलिटी बैंक दे रहा है। सर बैंक जो कस्टोडियन सिक्योरिटी लेके बैठा है, तो अगर अगर कंपनी को कुछ हो गया या डूब गया तो वो कस्टोडियन सिक्योरिटी लेके जो बैठा है उसके उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा? ना, बिल्कुल नहीं। वो तो है, उनका एक हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं बस। मतलब वो जो एक पैसा इकट्ठा करके कंपनी को दे रहा है, मतलब बस हाँ, मिडिलर मैंने का बताया काम ना कर रहा है। कि वो सारा पैसा, ये जो ग्रीन लाइन बनाई मैंने, इस ग्रीन लाइन के थ्रू इंडिया आ गया। ये ग्रीन लाइन ये वाला, ठीक है। अब सपोज मतलब कीजिए, बैंक तो ये इंश्योरेंस दे रहा है सर कि मतलब अगर टाटा को से आपका पैसा दिलवाऊंगा, जितना आपका पैसा आपका बन रहा है मैं आपको दिलवाऊंगा। हाँ, जो भी उसकी प्राइस है, जो भी मार्केट में उसकी प्राइस है उस शेयर की। और शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? कौन डिसाइड करता है?
डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल आंसर। जो शेयर है उसकी जो प्राइस डिसाइड करते हैं वो कौन करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई से होती है। अगर वो कंपनी अच्छी चल रही है तो उसका शेयर महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सर जो शेयर का प्राइस है फॉरेन में डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, इंडिया में भी सब जगह, दुनिया में, हर जगह में। आप ये बताओ, आपके पास एप्पल के शेयर हैं, आप इंडिया में बैठे हुए हैं और शेयर उसके अमेरिका में है, ठीक है, और आप बेचना नहीं चाह रहे, तो उसका कीमत बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, क्योंकि आप जैसे लोग उसे बेच नहीं चाह रहे, बेचना नहीं चाह रहे, और लोग लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, तो लोग कह रहे हैं चलो 10% ज़्यादा में दे दो, लेकिन दे दो, आप नहीं बेच रहे। ठीक है, तो उसका डिमांड हाई होगा तो वो शेयर तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। सर कुछ तो इंटरेस्टिंग वैल्यू होगा सर, जो इतना से कम नहीं होगा ऐसे जो नहीं नहीं, शेयर कंपनी का का कुछ नहीं शेयर होता। शेयर का कॉन्सेप्ट समझिए ना, शेयर का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर शेयर की बात करते हैं तो शेयर कैसे काम करता है उसी तरह चलेगा बिल्कुल। शेयर का डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा कि इसका क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, उसका थोड़ा सा एक डिपॉजिटरी रिसीट का एग्जांपल स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखना जरा इसमें, और मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आपको बताना है। ये फॉरेन जो फर्म है, फॉरेन फर्म है, यहाँ पर हमने क्या नाम लिया? डिपॉजिटरी बैंक। टाटा। और ठीक है, टाटा। और डिपॉजिटरी बैंक कहाँ पर होगा? ये अमेरिका में। अमेरिका में। ठीक है, और वहाँ का जो लोकल मार्केट है, वहाँ पर ये जो लोकल मार्केट से मतलब सब्जी मंडी नहीं, पब्लिक SEC वहाँ का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और ये कौन है इसमें बीच में, किसने लगा रखा पैसा? इन्वेस्टर ने। इन्वेस्टर ने पैसा दिया और फर्म ने क्या दिया उसको? डिपॉजिटरी रिसीट। लेकिन ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है उसमें ऑथेंटिकेशन किसका है? इस बैंक का। बैंक अच्छा, अब ये बैंक क्या काम कर रहा है? एक्ट एज कस्टोडियन और मैनेज डिविडेंड। डिविडेंड। जो टाटा कंपनी शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसको इस बैंक के थ्रू इस इन्वेस्टर तक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसमें? ओनरशिप इन अ फॉरेन फर्म traded like ordinary share in local market in local currency। मीन्स ये जो टाटा ने अपनी सिक्योरिटी दी है, तो ये जो लोकल मार्केट में ट्रेड हो रही है, देखो क्या लिखा, डॉलर लिखा हुआ, डॉलर में ट्रेड हो रही है, यानी लोकल करेंसी में हो रही है, लोकल मार्केट में हो रही है, लेकिन है किसकी? फॉरेन फर्म। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो आपको इसका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। यहाँ मैंने डाला डिपॉजिटरी रिसीट सैंपल, तो आप लोगों को क्वेश्चन था एक कि वो कैसा होता है। मैंने बताया आपको जैसा शेयर होता है वैसा होता है, बताया ना आपको। यहाँ देखिए, शेयर तो हम देखा नहीं कभी। जैसा शेयर सर्टिफिकेट होता है सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें उसका नाम कहाँ है, जो कंपनी है, ये लिखा IOS लिमिटेड, दिख रहा ये शेयर का सर कुछ सर्टिफिकेट होता है क्या फिजिकल फॉर्म में? है? फिजिकल फॉर्म में होता है, लेकिन हालांकि अब ये सब कैसा हो गया है, वो तो सब डिमांड फॉर्म में है। डीमेट फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक डीमेट फॉर्म में हो गया है, लेकिन एक आपको सिंबॉलिक रूप में दिखाने के लिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, अब तो वो आपका जो उन बंदों का वहाँ पे डिपॉजिटरी अकाउंट होगा, तो उस अकाउंट में क्या होगा वो मिल जाएगा। ये कौन से बैंक का दिखा रहे हैं, वो कौन सी कंपनी का दिखा रहे हैं? सोनी कॉरपोरेशन का। ठीक है,
और सोनी कहाँ की कंपनी है? जापान है। जापान है। और इसमें लिखा हुआ है एडीआर या जीडीआर। तो अमेरिका में जो ट्रेड होंगी, एडीआर अमेरिका में जो ट्रेड होंगी उनका नाम एडीआर हो जाएगा, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होंगी ग्लोबल उनका जी नाम जीडीआर हो जी जाएगा। GDR जो यूरोपियन कंट्री में होंगी उनका नाम ईयूडीआर हो जाएगा। जो इंडिया में होगी आईडीआर उसका नाम आईटी आईडीआर हो जाएगा, ठीक है। और जो पूरे वर्ल्ड में होगी उसका नाम इंटरनेशनल जीडीआर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए? सर आईडीआर तो हम लोग के लिए तो आईडीआर नहीं होगा, वो फॉरेनर के लिए इंडिया का हाँ, जो शेयर वो आईडीआर होगा। अगर कोई, जो मैंने बताया था, अमेरिका का आदमी यहाँ टाटा में जमा करेगा पैसा, टाटा का शेयर लेने आएगा अगर, ठीक है, तो जो इंडिया में जो इशू, सॉरी, एप्पल कंपनी जब इंडिया आएगी तो यहाँ के लोगों को आईडीआर देके जाएगी, ठीक है। तो सोनी कॉरपोरेशन है और ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट फॉर सोनी कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोनी कंपनी कहाँ गई बताओ? अमेरिका में। अमेरिका सर। अमेरिका गई, ठीक है। अमेरिका के वहां पर जाके उसने अपना एक रिसीट इशू कराया, थ्रू किससे? बैंक। देखो, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी एज न्यूयॉर्क एज डिपॉजिटरी लिखा हुआ है। यस और बगल में लिखा हुआ है द डिपॉजिटरी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिस इज लोकेटेड इन 60 वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क। मीन्स वहां का बंदा इस ऑफिस को बात करेगा, उसे सोनी का बस ये पता है कि रसीद सोनी की है, लेकिन उसका डिस्पोजल जो होगा वो इस ऑफिस के थ्रू वहां के स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। सर आईडीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर। आईडीआर का भी बताते हैं। सीआईबी वाला कोई है इस क्लास में? यस सर। आपकी बुक में कहाँ है पता है? नो सर, हम्म, हम तो सर सिर्फ आपका क्लास ही देख रहे हैं सर, बुक तो अभी अच्छा, तक देखी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें कुछ सीआईबी का और बैठा हुआ है? हाँ सर, बैठे हैं। यस सर किशोर मेरे ख्याल से ये क्या चीज सर, क्या ये डिपॉजिटरी शीट कौन से चैप्टर में है? डिपॉजिटरी रिसीट आपका रेपो वगैरह है ना, रेपो है और इसमें नहीं, रेपो में नहीं है। और क्या है डिपॉजिटरी रिसीट सर, वो डेयरी प्रोडक्ट है सर, उसमें है क्या नहीं? डेरिवेटिव में? हाँ आई नहीं, थिंक वो सी मॉड्यूल में नहीं, उसमें नहीं। हाँ नहीं, ये आपका जो पहले वाले मॉड्यूल है ना, ए मॉड्यूल, उसी में कहीं पर है यार। तो पुराना स्टूडेंट होता तो वो जल्दी बता देता। ये आपका जो रोल ऑफ एक्जिम बैंक वाला चैप्टर है वहां पर है, 7 नंबर यूनिट पे 176 पेज। और जेआईबी वालों, ये जो कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट मैं इस बुक से कवर करा रहा हूँ, सीआईबी वाली बुक से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैटेगराइज अच्छा किया हुआ है। और ये फॉरेक्स मॉड्यूल में क्यों है, जरा सीआईबी वाले आंसर करिए। सर इंटरनेशनल पार्ट है, हाँ, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल रेमिटेंस का मामला आता है इसमें। आप पैसा कहीं बाहर लगा रहे हैं या आपका पैसा बाहर, वो बाहर के लोगों का पैसा आप यहाँ ला रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर में जो ये लिखा हुआ आ रहा सामने, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का मतलब आपका बाहर से पैसा ला रही कोई कंपनी, तो एडीआर में क्या कर रही है ये देखो आगे। जेआईबी वाले सब लोग ध्यान से देखें जरा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और क्या बातें इसमें बता रहे हैं जरा सुनिएगा। इज ए स्टॉक यानी शेयर होता है, दैट इज ट्रेडेड इन यूनाइटेड स्टेट बट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर इन फॉरेन कॉरपोरेशन। यानी यहाँ एग्जांपल में हमने बोला तो टाटा का था,
ठीक है। और उन्होंने कहा बॉट एंड सोल्ड ऑन अमेरिकन मार्केट जस्ट लाइक रेगुलर स्टॉक एंड आर इशूड स्पॉन्सर्ड इन द यूएस बाय ए बैंक और ब्रोकरेज। मैंने बोला ना, उसके लिए किसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आगे यहां बोला हुआ उसने, ऑन आइदर द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डेक, ये सारे कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज है? अमेरिकन। और उसके बदले में फॉरेन कंपनी मस्ट प्रोवाइड डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्पॉन्सर। अब देखो, ये आगे बात, आपका क्वेश्चन ये था कि टाटा को क्यों शेयर कराएगा, क्वेश्चन था किसी का एक, तो उसमें बोला हुआ फॉरेन कंपनी को अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उस स्पॉन्सर बैंक को देनी पड़ेगी। द डिपॉजिटरी बैंक सेट द रेशियो ऑफ यूएस एडीआर पर होम कंट्री शेयर। मीन्स इसको देखिएगा जरा, जैसे सपोज कीजिए कि एडीआर इशू करनी है और कंपनी के जो शेयर हैं वो कंपनी के शेयर 10 रुपीज पर शेयर है इस समय पर, तो वो कहेगा 1 एडीआर में हम 12 इंडियन शेयर लेंगे। ये बात समझ में आई? वहां का 1 एडीआर इक्वल्स टू होगा कितने? इंडिया के 12 शेयर के। तो जब पेमेंट की बात आएगी तो जो भी 12 शेयर का रेट होगा वो 1 एडीआर के बदले में उनको मिल जाएगा। द रेशियो कैन बी एनीथिंग लेस देन और ग्रेटर देन 1। वो वैल्यू करेगा कि किस कंट्री की करेंसी कितनी मजबूत है। दिस इज डन बिकॉज द बैंक विश टू प्राइस एन एडीआर हाई एनफ टू शो सब्सटेंशियल वैल्यू yet low enough to make it affordable for individual investor। मीन्स वो क्या करता है कि वो कई बार क्या करता है, उसको हाई एनफ करेगा कि मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत है, या कई बार वो इतना लो रखेगा कि वहां का बंदा इन्वेस्ट कर पाए। वो डिपेंड करेगा मार्केट सिचुएशन पे। मोस्ट इन्वेस्टर ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक, मतलब छोटा छोटा स्टॉक नहीं होते, एंड मैनी वुड शाई अवे फॉर अ कंपनी ट्रेडिंग 50 रशियन रूबल पर शेयर। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पे उसकी क्या प्राइसिंग हो, ठीक है। अब जो एडीआर्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है, ध्यान से रखना, सुनना इसको। एक होता है अनस्पॉन्सर्ड, एक होता है स्पॉन्सर्ड। अब ये जो स्पॉन्सर्ड और अनस्पॉन्सर्ड का क्या रोल है? मींस कई बार क्या होता है, अगर कंपनी इज, जो कंपनी है इज नॉट इनिशिएटेड बाय द कंपनी कंसर्न बट 1 और मोर यूएस ब्रोकर। इसको ध्यान से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे टाटा है और यहाँ पे एक कस्टोडियन बैंक है, कस्टोडियन बैंक है, इनके बीच में अगर एक कंपनी आ जाए, जैसे उसने बोला जनरली सेटअप बाय यूएस ब्रोकर आ जाए, तो यूएस ब्रोकर क्या करता है, टाटा के जो 15,000 करोड़ के शेयर्स थे वो बाई कर लेता है, और बाई करने के बाद यहां के सिटीजन को सेल करता है। यानी पूरे शेयर खुद ले लेगा पहले और फिर आगे बेचेगा। इसको बोलते हैं अनस्पॉन्सर्ड। क्यों अनस्पॉन्सर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं। अनस्पॉन्सर्ड शेयर ट्रेड ऑन द ओवर द काउंटर मार्केट, यानी वो क्या कर रहा है, ओवर द काउंटर पे जितने ले जाए। These shares are issued in accordance with the market demand and the foreign currency has no formal agreement with the depository bank. Unsponsored ADR are often issued by more than one depository bank. Each depository service only the ADR it has issued. Means जब ये unsponsored ADRs होती हैं उसके लिए more than one होते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्सर्ड में। तो स्पॉन्सर्ड में क्या बोला उसने? बोला in this case the issuing company actively promotes the company ADR in USA। means वो कहता है कि इस वाले केस में ये जो टाटा है ये खुद ही काम कर रहा है और ये सीधे कहाँ पहुंच रहा है, कस्टोडियन के पास पहुंच रहा है, और कस्टोडियन के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है, कस्टोडियन के थ्रू पब्लिक तक आ रहा है। तो जिसमें डायरेक्ट कंपनी इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड।
स्पॉन्सर्ड, और जहां पे ब्रोकर आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अनस्पॉन्सर्ड। जहां ब्रोकर आ जाएगा वहां बोलते हैं अनस्पॉन्सर्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात है। चलो वापस अब थोड़ा जेआईबी वालों को भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हम जरा ये बाकी लेवल 1 लेवल 2 जेआईबी में नहीं है, उसको हम सीआईबी के साथ करेंगे। हाँ, सर जीडीआर एक को समझ क्वेश्चन लेते था हैं। हाँ, सर, अनस्पॉन्सर्ड जो है वहां पर जो अदर्स कंट्री का जो ब्रोकर है वो तो खुद सब मतलब सबका जो शेयर है वो खुद ही खरीद लेता है। हाँ, उसके बाद वो शेयर आप इंडिविजुअली वो लोगों में बांटेगा, ठीक है। फेल कर रहा उसके है। इसमें उसका फायदा क्या है? उसका फायदा मतलब वो जो शेयर जो पैसे में वो लेता है उसके ज्यादा पैसे में वो लोग को इंडिविजुअल लोगों को देता है क्या? नहीं, ज्यादा पैसे में नहीं। जब वो सारा ले लेगा तो जो पैसा होता है उसमें कुछ डिस्काउंट का फायदा मिलता है उसको। कंपनी से खरीदेगा वो 9 रुपए का, पब्लिक को देगा 10 रुपए का। अच्छा, और समझ में आया। जो जो कंपनी है उसको पूरा एकदम पैसा मिल जाता है, भले ही थोड़ा कम मिलता है। ठीक, चलो अब जीडीआर की बात करी तो इसने बोला तो यहाँ कि कैपिटल का नियम लागू नहीं होगा क्या? जैसे एक पर्सन बहुत ज्यादा खरीद लेता है शेयर। हाँ, नहीं नहीं, ये जो बहुत ज्यादा जो शेयर खरीदते हैं ये लोग ब्रोकर होते हैं और ये रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक। ये रजिस्टर्ड होते हैं। एक और आम ये जो पब्लिक। शेयर लेते हैं ये खुद ट्रेडिंग के लिए नहीं लेते कभी, ये केवल उधर से लेकर आगे सप्लाई करने के लिए लेते हैं। ठीक सर, ठीक। सर यहाँ पर इंडिविजुअली जो लोग शेयर लेते हैं उसका सिक्योरिटी क्या होता है? यहाँ पर तो बैंक सिक्योरिटी तो कोई नाम, सिक्योरिटी नहीं लेता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे इंडिया में फेसबुक आ रहा है और वो फेसबुक जो है अपना शेयर इंडिया में लॉन्च कर रहा है, आप पैसा लगाना चाहेंगे या नहीं लगाना चाहेंगे? हाँ सर, जेन्युइनली लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि अच्छा कंपनी है। हाँ, तो बस यही बात है कि जो लगाने वाला है मतलब ये उसको सोचना इंडिविजुअली है। सर जो लोग शेयर लेता है वो एक्चुअली मतलब यूएस का ब्रोकर को देख के नहीं लेता है, वो जो कंपनी है उसका देख के लेता है क्या? नहीं नहीं, रिस्क तो हमेशा इन्वेस्टर का रहता है। वो कंपनी तो मीडिएट कर रही है, वो आज नहीं तो कल अपना शेयर बेच ही देगी किसी ना किसी को। ठीक, चलो आगे देखें। तो जीडीआर की जब हम बात कर रहे थे तो इसने बोला इश्यूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर्स इन फर्म। एक से ज्यादा अगर कंट्रीज में हो रहा है तो उसको हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। वो केवल यूएस में नहीं हो रही, तो यहां पर बोलता है टू रेज कैपिटल डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर या यूरो, मतलब मोर देन वन कंट्री में। ठीक है, और होती एडीआर की तरह। GDR are called EDR when private market are attempting to obtain euros। जब यूरो में ट्रेड होगी तो इसी का नाम EDR हो जाएगा। ठीक है, EDR में भी ट्रेडेड इन मल्टीपल मार्केट, एक साथ कई मार्केट में उसको सेल किया जा सकता। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जैसे इतने ADR GDR हो गई तो ऐसे ही एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है आपका ये IDR। ठीक है, तो IDR की अगर मैं बात करूं तो एक बार इंडिया में जो IDR है, जो इंडिया में IDR चल रहे हैं वो कौन कौन से कंपनी के चल रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। IDR, an international deposit receipt is a negotiable certificate issued by bank. It represents ownership of number of shares of stock in foreign company that the bank hold in trust. International deposit receipt are more often known as in the US as, उसी को अगर वो अमेरिका में हो रही है तो उसी का नाम उसको क्या रख दिया, ADR रख दिया, जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। यहाँ देखिए, और एक IDR कौन सा हुआ, इसमें लिखा हुआ इंडियन डिपॉजिट रिसीट, दिख रहा है लिखा हुआ आपको, दिखा तो दिखा, ये इंडियन डिपॉजिट रिसीट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कौन सी डिपॉजिटरी रिसीट जो है किस, अगर IDR इशू कर रही है तो कोई ना कोई कंपनी होगी ना,
तो पता है आपको कौन सी कंपनी है इंडिया में आईडीआर इशू करने वाली कंपनी? जो कंपनी का बहुत सारे अदर कंट्री में टाटा ग्रुप हो सकते हैं सर? नहीं, आप देखो अभी भी एक कंफ्यूज कर रहे हो। अगर इंडिया में इशू हो रहा है तो इंडियन कंपनी नहीं होगी वो। अच्छा ठीक है, ओके। ये है ना अगर सर, इंडिया एप्पल। में इशू हो रहा है तो बाहर की कंपनी होगी। एप्पल का हो सकता है। हाँ, एप्पल एप्पल का हो सकता है। और सामने देखो, स्क्रीन पे देखो, इंडियन डिपॉजिट हेडरूम एंड सिग्निफिकेंट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंपनी के बैंक है ना जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसने इंडिया में आईडीआर इशू किए हुए हैं। इंडिया में क्या इशू किए हुए हैं? आईडीआर इशू किए हुए हैं। ये देखो लिखा हुआ, द आईडीआर वुड बी इशूड बाय पेरेंट एंटिटी स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी। ठीक है, ये लिखा हुआ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल एन इश्यू ऑन इंडियन डिपॉजिटरी शीट। इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंपनी 2010 में इंडिया आकर के पहला इंडियन डिपॉजिटरी शीट इशू करवाया था उसने। यानी कंपनी यहाँ से पैसा ले गई थी या यहाँ पैसा देने आई थी? वो ले गई सर। यहाँ से पब्लिक से ले गई पैसा, ठीक है, और उसकी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। और क्यों करते हैं उसका कारण भी समझ में आ गया कि यहाँ बैठे बैठे लोगों को किसका एक्सपोजर मिल गया? अमेरिकन कंपनी का। अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन नहीं, ये वहाँ की है ना, ये कहाँ की है? यूएस, वो यूके की। सर एक डाउट है सर। हाँ, सर सपोज टाटा का शेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में है और वो फॉरेन में नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, अगर फॉरेनर कोई टाटा का शेयर लेना चाहते हैं इंडिया मार्केट से, वो क्या कुछ उसका कैटेगराइजेशन है क्या? उसका कैटेगराइजेशन ये है, इसी चैप्टर में एक पार्टिसिपेटरी नोट का था। शुरू में जब मैं यूनिट शुरू कर रहा था तो उसमें लिखा था ना पार्टिसिपेटरी नोट। हाँ तो सर। पार्टिसिपेटरी नोट वो मेथड है जो आपका क्वेरी है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आकर के टाटा का शेयर लेगा तो वो पार्टिसिपेटरी नोट मैकेनिज्म के थ्रू लेगा। सर ये क्यूएपी नहीं होगा क्या? क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल? नहीं, वो जो बंदा है वो अपने देश की किसी कंपनी को बोलेगा कि मुझसे पैसा ले लो और मेरे लिए शेयर ले आओ टाटा के। इसको हम बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो बाहर से, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई कंपनी आई, उसने 10,000 करोड़ लगाया, तो कंपनी का पैसा नहीं होता है, वहां के लोगों का पैसा होता है। और सर क्यूएपी फिर क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मीन्स जब शेयर केवल इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। अच्छा। और जब शेयर जो है आम आदमी को दिया जाएगा तो QIP नहीं कहलाता। FII। ठीक है, चलो आप जरा इसमें देखिएगा जो अपना JIB का बुक है। यहाँ देखो बिल्कुल साफ साफ एक एक वर्ड पे। मैं ये नहीं चाहता कि जो टॉपिक हम यहाँ करें उसका वहाँ क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए। देखिएगा ध्यान से ना, इसने बोला डिपॉजिटरी रिसीट इज ए टाइप ऑफ नेगोशिएबल ट्रांसफर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मीन्स उसकी ट्रेडिंग हो जाती है और लोकल स्टॉक में एक्सचेंज होता है और वो किसी फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का शेयर होता है। इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट की बात करें तो बोला दस ऑफरिंग कंपनी इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या क्या फायदा मिलता है? एक तो उसने बोला कि जो कंपनी होती है, इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर्स होता है, वो ग्लोबल एक्सपोजर पे आते हैं। मीन्स कहाँ की कंपनी और कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है सब मिला जुला कर रहे हैं। अ सिंगल डिपॉजिटरी रिसीट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ शेयर। ये बात अभी हमने बताई थी CIB की बुक से। एक ADR इज इक्वल टू 10 शेयर हो सकते हैं।
12 शेयर हो सकते हैं, किसके? उस कंपनी। इवन फ्रैक्शनल ऐसा भी हो सकता है 0.6 शेयर हो, एक ADR इज इक्वल टू 0.6। वो डिपेंड करेगा कॉस्टली है या सस्ता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट यूज इन USA where it has been vogue since 1920. Typically deposits issued by the USA bank denominated US dollar, listed in US exchange but represent foreign company, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ जो DR थी वो UK में और यूरोपियन कंट्री में आ गई, और जब ये वहाँ आई तो इनका नाम क्या हो गया? DDR हो गया। In more recent years, several other countries have also introduced DR like China, India, Hong Kong, ठीक है। GDR are commonly listed in European Stock Exchange. GDR may be denominated in US dollar, euro और यूरोपियन करेंसी, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो US डॉलर और यूरोपियन कंट्री में जो इशू होती है उसको GDR बोलते हैं, जो सिर्फ अमेरिका में होती है ADR बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में होती है उसे IDR बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। और इसमें बेनिफिट डिपॉजिट, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, जरा सुनिए, जरा सब लोग अलर्ट हो जाइए। आपने पूछा था कि डिपॉजिटरी का क्या बेनिफिट है, तो क्या बोलता है? द डिपॉजिटरी फंक्शंस एज ए मेन मीन्स टू इंक्रीज द ग्लोबल इक्विटी ट्रेड, which in turn can help increase not only volumes on local and foreign market but also exchange of information, technology, regulatory। तो वही कह रहा है कि जो डिपॉजिटरी के बेनिफिट होते हैं वो एक दूसरे कंट्री के साथ जब बात करते हैं, ट्रेड करते हैं अच्छे वॉल्यूम में, तो उनकी इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन, प्रोसीजर ये सब ट्रांसपेरेंट होती हैं। Thus, instead of being faced with impediment for foreign investment, as it is often the case maybe emerging market, the DR investor and company can both benefit। Means जो DR का इन्वेस्टर है और वो जो कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब ये जो दोनों में फर्क आ गया कि कंपनी को क्या बेनिफिट है और इन्वेस्टर को, तो एक कॉमन लेमन में लैंग्वेज में बताइए कंपनी को क्या फायदा होता है? फंड मिल जाता है, फंड मिल जाता है, ग्लोबल से फंड मिल जाता है, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है टू ऑब्टेन ग्रेटर एक्सपोजर एंड रेज कैपिटल इन द वर्ल्ड मार्केट। दूसरा, उसका जो लिक्विडिटी है शेयर की, वो कंपनी की प्रेस्टीज के हिसाब से काफी दूर तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर ये है एंड प्रोवाइड एक्सपेट्रिएट, इसका मीनिंग पता नहीं क्या है, एक्सपेट्रिएट्स लिविंग अब्रॉड विद एन ईजियर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन देयर होम कंट्री। मीन्स अपनी कंट्री में बैठे बैठे वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। मोर ओवर इन मैनी कंट्री स्पेशली दोज इमर्जिंग मार्केट, वो दुनिया से जाकर के पैसा ला पाते हैं। ये बात हुई कंपनी के लिए। इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा है कि घर बैठे बैठे उसको ग्लोबल कंपनी में वो मिल जाता है, ठीक है। उसका जो पोर्टफोलियो होता है इन्वेस्टर का, कैसा पोर्टफोलियो हो जाता है? ग्लोबल पोर्टफोलियो, ठीक है। और DR investor will be able to reap the benefit of these usually higher risk, higher return equity without having to endure the added risk to the going directly into the foreign market। वो बिना फॉरेन मार्केट में जाए हुए हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट को घर बैठे बैठे यूज कर पाते हैं, ठीक है। और बड़ी कंपनियों में अपना एक्सपोजर ले पाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, इसी के साथ ये पार्टिसिपेटरी नोट भी मैं यही कंटिन्यू कर ले रहा हूँ, हालांकि है तो लास्ट में, लेकिन आपको यही कर देना, क्वेश्चन आ गया था ना इसलिए कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिए सब लोग। पार्टिसिपेटरी नोट, फॉरेनर नॉन रेजिडेंट आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियन स्टॉक। जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो देयर इन्वॉल्वमेंट द
Indian capital market has to be carried out through a foreign institution. Means उनको अपना इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करना पड़ेगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशन के, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। FII। हाँ, तो FII है वो सेबी में, इंडिया के सेबी में क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा अपने आप को। मीन्स वहाँ के बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा लेकर के कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया आएगा, सेबी से परमिशन लेगा, और यहाँ का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे क्या करेगा? रजिस्टर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, किन का पैसा इन्वेस्ट करेगा? फॉरेनर्स का, फॉरेन का। ठीक है। और जब ये इन्वेस्ट करेगा तो एक उनसे कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन कराएगा, जिसका नाम क्या होता है? पार्टिसिपेटरी नोट। ठीक है, दीज आर इशूड बाय FII that want to invest in Indian stock market but do not want to register. Means ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जो पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन यहाँ रजिस्टर नहीं होना चाहते अपने आप में। ठीक है, with the SEBI, FII registered with the SEBI and their sub account can issue deal or hold participatory note. मीन्स जिससे उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा जिस इन्वेस्टर से, ठीक है, उसको होल्ड कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। द अंडरलाइंग सिक्योरिटी अगेंस्ट दीज नोट वुड बी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड इन एनी इंडियन स्टॉक। तो ये प्रोसेस वही है। एक अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, अच्छा एक चीज और है, द डिटेल्स ऑफ द अल्टीमेट इन्वेस्टर आर नॉट रिवील्ड एट ऑल इन द इंडियन मार्केट और टू द सेबी। ये बात समझ में आई? क्योंकि जब वो इंडिया में पैसा लगा रहा है तो डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, वो तो किसी कंपनी के थ्रू लगा रहा है। कंपनी यानी FII, और रजिस्टर्ड यहाँ पे कौन होता है? FII। तो जो भी इंफॉर्मेशन देगा FII देगा। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बाय द लाहिरी कमेटी, SEBI passed a regulation that derivatives instruments like participatory note against underlying Indian security can be issued only to the regulated entity and further transfer if any. Regulated entity का मतलब है FII को ही इशू किया जा सकता है जो पार्टिसिपेटरी नोट होता है। Can also be to other regulated entity only, मतलब वो अपना वो एक FI ने लिया वो दूसरे FI को ट्रांसफर कर सकता है। FI issuing such derivative instrument are therefore required to exercise due diligence and maintain complete detail of investor based security, know your client। मीन्स ये जो भी सिक्योरिटी ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनके अपने कस्टमर या इन्वेस्टर का KYC वो अपने पास रखते हैं, जिससे पता रहे कि हम किसका पैसा लगा रहे हैं। FII or sub account may issue, deal or hold offshore derivative instruments such as participatory note, equity linked notes or any other similar instrument। तो ये उन्होंने बताया कि उनको ये मतलब इतनी फैसिलिटी होती है। FII are not allowed to issue participatory note to Indian national। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। वो इंडियन को क्यों नहीं इशू कर पाएगा, क्यों मना कर रहा है? क्योंकि सर इंडियन तो डायरेक्ट सेबी में जाके रजिस्टर। हाँ ठीक है, और अगर वो इंडियन के साथ पार्टिसिपेटरी नोट साइन करता है, इसका मतलब ब्लैक मनी लग सकता है। इंडियन नेशनल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी, यानी इंडिया के PIO, इंडियन या इंडिया की किसी बाहरी कंपनी विच आर मेजॉरिटी ओन्ड और कंट्रोल बाय NRI की जो कंपनियां होती हैं वो भी पार्टिसिपेटरी नोट में डील नहीं कर सकती। दिस इज डन टू इंश्योर द पार्टिसिपेटरी नोट रूट इज नॉट यूज फॉर मनी। मैंने बताया ना, यही आंसर दिया था ना मैंने आपको, यही दिया था ना कि ब्लैक मनी लग जाएगा। सर एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है
जो फॉरेनर को अलाउ नहीं किया जाता है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने के लिए, या फॉरेनर नहीं करना चाहते हैं, वो दो चीज में क्लियर नहीं इस हो रहा है। जो थ्योरेटिकल में ये है कि फॉरेनर को अलाउड तो करने को तैयार है, लेकिन उसे कहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा अपने आप को? जो सेबी में करना सेबी पड़ेगा। में। वो एक्सरसाइज बहुत कम्बरसम है। हाँ, मतलब वो एक आम आदमी के लिए वो एक्सरसाइज करना, ऐसे सोचो छोड़ो कौन लगाए पैसा। लेकिन एफआईआई तो एक कंपनी है ना, हाँ सर। वो कंपनी पूरा प्रोसेस जानती है, उसके वहाँ स्टाफ होता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो सब जानते हैं। और सर ठीक है। फॉरेन का कोई भी आदमी सर उसका ब्लैक मनी या तो इलीगल अमाउंट जो है वो सेबी में जाके आके सर करोड़ों रुपए डाल देगा और वो ट्रांजेक्शन कर गया, उसका प्रॉफिट होगा तो वो देश के विरुद्ध में भी पैसा लगाएगा, तो वो भी सर हो सकता है उसका हिसाब थोड़ा हम जाके फॉरेन में जाके मांगेंगे कि पैसा कहाँ से आया था, कैसे कहाँ से नहीं आया था। इसकी वजह से सर ये एफआईआई इन्वेस्ट उसको मतलब वही है कि अप्रूव है। आप एफआईआई से इंडिया जब को कोई क्या बात प्रॉब्लम है? होगी तो एफआईआई को कम से कम ब्लैकलिस्ट तो कर देगा। अगर ये पता लग जाए इंडिया को कि ये पैसा जो लगा रहा है वो गलत पैसा लगा रहा है, तो एफआईआई एक बड़ी कंपनी होगी। एफआईआई बेसिकली जो बैंक होते हैं फॉरेन के, वो भी एफआईआई का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। नहीं सर, इंडिया को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बाहर से ब्लैक मनी इंडिया में लाके दे रहे तो फॉरेन का पैसा हमारा इधर आ रहे, तो हमारा फाइनेंशियल जो सिस्टम क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों मना करेंगे तुम ब्लैक मनी मत डालो इधर? बताते हैं। और वो सर ऐसा एफआईआई को जो ब्लैक मनी डाल करके इंडिया का जो जो शेयर का प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन ला सकते हैं, और इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको सब वो तहस नहस कर सकते हैं। मतलब फॉरेन करेंसी आ लेजिटिमेट जाएगा ना सर इससे, हमारा है। कंट्री को फॉरेंसिक करेंसी आ जाएगा ना इसमें। अगर फॉरेन का कोई बंदा पैसा हमारे सिस्टम में घुसा रहा है तो उसमें हमारा तो फॉरेन से हमारा रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो डिमांड रहेगा ना सर रुपये का, तो रुपये का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब तो फॉरेन हमारा एक्सचेंज ला प्रॉब्लम रहे हैं, नहीं आपको होना कहना चाहिए। ये है। आप उनका ये कहना कंट्री चाह के रहे हैं लिए ना। प्रॉब्लम है, ये तो सही है, उनका कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। तो हमारा हाँ, फाइनेंस सिस्टम के लिए तो हमारा तो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी सर, चीजें हमारा हो सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम है ये तो, ये मनी का जो हो तो इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन हो जाएगा। सर होगा नहीं, क्योंकि ये जो एक्सचेंज वैल्यू है वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है ना सर। अगर हमारा इंडियन करेंसी का डिमांड होगा, इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहेंगे, तो नेचुरली हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, तो उसमें इम्बैलेंस होगा नहीं। सर आई थिंक इनका कोई कोटा फिक्स होता होगा मेरे ख्याल से मेरे ख्याल कि से इतने वो परसेंट से ज्यादा वो हाँ नहीं हाँ इन्वेस्ट है। कर पाएंगे। ये जो अभी गौरव जी बात कर रहे हैं इसके बारे में बता दूं मैं। ये एक एफडीआई सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम ये कहें कि यहाँ की जो ऑटोमोबाइल है उसमें 60% एफडीआई अलाउड है, मान लिया, तो एक तो डायरेक्ट पैसा लगा दिया किसी ने, और एफआईआई ने भी आकर के इनके शेयर खरीद लिए, तो ये जो 60% का सीलिंग है वो क्या हो जाएगा? क्रॉस कर गए, बढ़ क्रॉस जाएगा। कर जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एफआईआई की जो सीलिंग होती है वो 10% होती है। अगर 10% से वो ज़्यादा किसी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है? फॉरेन कंपनी एफडीआई। अगर वो शेयर मार्केट में आके शेयर ले रहे हैं और किसी भी कंपनी का शेयर अगर उन्होंने 10% से ज़्यादा ले लिया तो वो सीधा सीधा क्या माना जाता है? एफडीआई। और एफडीआई की फॉरेन क्या डायरेक्ट होती है? सीलिंग होती है। और सर जो एफडीआई की इसको क्या होती है? टैक्स देना पड़ेगा वो इंडिया में पे करेगा या फॉरेन में देगा ये एफआई इंडिया जो में, है इंडिया में जो भी उसका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, जो भी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखा, वो इंडिया में टैक्स देके ही बाहर निकलेगा। ठीक है। जी सर। चलो, आज का ये हमारा जो एडीआर डीआर जीडीआर इसका कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, और ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन अगर आया
तो आप इसका कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। और CIB में जो ये वाला क्लास है वो एक बार और होता है, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें भी, उसमें लेवल 1 लेवल 2 है, वो जब वो यूनिट कवर करेंगे तब करेंगे। ठीक है।